Hello everyone, I'd like to welcome you all on our mole concept lecture 5. See what we have covered. अभी तक हमने क्या किया है? We have covered certain basic topics जैसे हमने empirical molecular formula, definition of mole, vapor density ये सब terms, isotopic fraction वगैरह डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. आज हम लोग नए टॉपिक पे जाएंगे और आज जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर स्टोइचियोमेट्री जो है स्टार्ट कर लेंगे. तो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट स्टोइचियोमेट्री. तो देखो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अपना जो टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो हमें पहले केमिकल कॉम्बिनेशन के सर्टेन लॉज होते हैं वो देखने हैं. सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो सीधा सा यही बताता है कि एक रिएक्शन में, इन अ रिएक्शन, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मास जो है ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है. अब इसका क्या मतलब है कि मास कंजर्व्ड होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट का मास होगा वही होगा किसका मास? प्रोडक्ट का मास. तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. देखो इसको समझने के लिए एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जैसे C+O2 एक रिएक्शन हो रही है जिसमें हमें मिल रहा है CO2. ठीक है, एक रिएक्शन हो रही थी C+O2 जिसमें हमें क्या मिला? CO2. अब देखो क्या है, कार्बन का एक मोल ऑक्सीजन के एक मोल के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बनाए. तो एक मोल कार्बन का मास होगा 12 ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम. तो तुम 12 और 32 ऐड करोगे तो तुम्हें 644 मिलेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है. तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वही है मास ऑफ प्रोडक्ट. यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो मास कंजर्व रहती है. ठीक है, अब अपन यदि नेक्स्ट बात कर लें तो अपना जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट, या फिर तुम बोल सकते हो डेफिनिट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शंस. कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है कि मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. तो जिस मास रेशियो में रिएक्ट करते हैं ये दोनों कंपाउंड वो है 12 ग्राम इज टू 32 ग्राम. यानी ये रेशियो कितना आता है? ये रेशियो आता है 3:8. तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो उनका मास रेशियो हमेशा 3:8 ही रहेगा. अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H2O. H2O का 2 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करता है? 16 ग्राम के साथ, है ना. तो इनका मास रेशियो जो हम देखेंगे वो आएगा कितना? 2 ग्राम इज टू 16 ग्राम. तो ये जब भी रिएक्ट करेंगे तो ये 1:8 मास रेशियो में ही रिएक्ट करेंगे. तो ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे है. ये कहता है कि when two or more elements react to form a compound, जब वो कंपाउंड बनाते हैं रिएक्ट करके, then their mass ratio is always constant for a particular product. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उनका मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं CO2 के अंदर और H2O के अंदर. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि उनका मास रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और डेफिनेट होता है. अब हम बात कर लेते हैं किसकी? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या करने वाले हैं देखते हैं पहले कुछ एग्जांपल से. जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है N2, ठीक है ना, और हाफ O2 के साथ, और ये बना रहा है N2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 28 ग्राम N2 16 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है,
तो यहाँ पे इनका मास रेशियो है 28:16, यानी कि 7:4। अब हम बात कर ले दूसरे कंपाउंड की। लेट से N2 रिएक्ट कर रहा है 3/2 O2 के साथ और बनाता है N2O3। तो यहाँ इसका 28 ग्राम इसके 48 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मास रेशियो है 28:48, वो कितना आएगा? वो आएगा 7:12, है ना। उसी तरह सपोज एक दूसरा कंपाउंड है N2 रिएक्ट करता है 5/2 O2 के साथ और बनाता है N2O5। तो यहाँ पे इसका 28 ग्राम जो है वो 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जो मास रेशियो आता है वो 28:80 आता है, यानी 7:20। तो यहाँ पे मास रेशियोज जो है वो तो अलग अलग आ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे मास रेशियोज जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो अब ये जो मास रेशियो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रेशियोज आ जाते हैं। जैसे N2O में 7:4 है, N2O3 में 7:12 है और N2O5 में रेशियो 7:20 है। तो एक से ज्यादा प्रोपोर्शन भी पॉसिबल है। तो लॉ क्या बोलता है कि when two elements react to form more than one compound, then they can show different proportions या फिर different ratios, different mass ratios in different compound। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि देखो क्या है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग मास रेशियो होता है ना। तो जैसे एक ही कंपाउंड था, जैसे CO2 तो एक ही मास रेशियो था, बट बहुत सारे बन रहे हैं तो अलग अलग मास रेशियो हो जाएंगे। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अपना नेक्स्ट है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, N2 गैस reacts with 3H2 gas and forms 2NH3 gas। इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है। तो अब यदि हम देखें तो इसका 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, इसके 3 मोल का वॉल्यूम होगा 3 × 22.4 लीटर और इसके 2 मोल का आएगा 2 × 22.4 लीटर। अब यदि हम इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालें, यानी VN2/VH2 निकाले तो आता है 1/3। उसी तरह से VH2/VNH3 का रेशियो निकाले तो आता है 3/2। उसी तरह से यदि हम समझते हैं कि यदि ऐसा एक रिएक्शन है AA गैस, जहाँ पे A इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्ट करता है BB गैस के साथ, ये बनाता है C गैस प्लस स्मॉल D गैस। यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। और कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D क्या है? ये है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखो AA की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका एक A मोल इसके B मोल के साथ रिएक्ट करके इसका C और इसका D बनाएगा। इनकी वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं? एक मोल का होता है 22.4, तो A का 22.4 A, इस तरह 22.4 B, 22.4 C और ये 22.4 D। अब अपन रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम का VA/VB, तो ये आएगा A/B, VC/VD तो क्या आएगा C/D। और यदि हम लिखना चाहें VA/VB/VC/VD, ये क्या है A/B/C/D, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स कि इन अ gaseous reaction the ratio of volume of gases
इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर ऐसा भी बता सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम रेशियो में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे रिएक्ट इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम रेशियो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, दैट दे रिएक्ट इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम रेशियो। देखो इसके बाद एक और आता है लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी पढ़े हैं, हम उसको एक बार बेसिकली रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो क्या बोलता है कि जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो वो डेफिनेट मास रेशियो में रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, वो मास रेशियो कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। तीसरी यदि हम बात करें कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे एक ही दो एलिमेंट जैसे सी और ओ, या फिर एन और ओ, N2O N2O3, बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनमें प्रोपोर्शंस अलग होंगे यदि कंपाउंड अलग होंगे तो। फिर गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या बताता है? गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये बताता है कि जब गैसियस रिएक्शन होगा तो हम गैसेस के जो मास रेशियोज लेंगे तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू ही आएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो, है ना। तो देखो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या सीधा केमिस्ट्री बोलते हैं, which deals with the quantitative analysis of reactants and products through a balanced chemical equation. आई होप, मैं ये अज्यूम करता हूं कि सारे बच्चों को बैलेंसिंग करनी आती होगी। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू क्या करता है ये मास। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारे पास कोई एक रिएक्शन है, N2 गैस reacts with 3H2 gas and forms 2NH3, तो ये जैसे बैलेंस हो गया। तो अब N2 का हम क्या देख सकते हैं? एक तो मोल देख सकते हैं, राइट। तो इसका एक मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 कर रहा है। तो अब क्या होगा कि रिएक्टेंट के मोल, जैसे रिएक्टेंट का क्या है मोल, कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट का कितना मोल रिएक्ट कर बन रहा है, सॉरी। तो अब ये मोल मोल रिलेशन एक बन जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? मास। तो एक मोल का कितना मास होगा N2 का? 28 ग्राम। और 3 मोल H2 का कितना मास होगा बताओ? 3 × 2 6 ग्राम। और 2 मोल NH3 का 34 ग्राम। तो दूसरा क्या हो सकता है? मास मास रिलेशन। ठीक है। फिर क्या हो सकता है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन हो सकता है यदि गैस है तो, से एक मोल का 22.4, 3 मोल का 3 × 22.4, और 2 मोल का 2 × 22.4। तो फिर क्या आया? वॉल्यूम वॉल्यूम। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का वॉल्यूम, इस तरह की चीजें जो है वो आ जाएंगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और उसको हम कैसे करना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। आई होप ये आपको बेसिक बात समझ में आई हो। तो देखो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, बहुत सारी आ सकती है। मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। मोल वॉल्यूम एनालिसिस, मोल मास एनालिसिस। इसमें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। फिर अपने पास क्या है? मास मास एनालिसिस, और लास्ट क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस को वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस ये है। अब देखो मास, जहां भी मास इन्वॉल्व है, मास एनालिसिस वाली बात जो है, इसको कई जगह बोल देते हैं ग्रेविमेट्री। मतलब वो ग्रेविटी से रिलेटेड है, मास रिलेटेड है, उसको बोलते हैं ग्रेविमेट्री। और यदि वॉल्यूम एनालिसिस है गैस के लिए, तो इसको एक टर्म देते हैं ईडियोमेट्री। और कोई भी एनालिसिस हो क्वांटिटेटिव, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्री।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग स्टोइचियोमेट्री में करने वाले क्या है। मास एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, मास वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे करेंगे। जैसे कि जैसे कि एक सीधा सा रिएक्शन है, C+O2 फॉर्म CO2, तो C का कितना ग्राम O2 कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करके CO2 का कितना ग्राम बनाएगा, इस तरह की बातें जो है अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुछ बैलेंसिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में हमें दो रिएक्शन लिखने हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। एक होता है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन इज कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? CXHY, यानी X इसमें कार्बन की नंबर है और Y इसमें हाइड्रोजन की नंबर है। तो कंबशन जब होगा तो इस कंपाउंड का होगा CXHY। देखो कंबशन में क्या होगा, CXHY जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2 और H2O। तो अब देखो हमें बैलेंस करने हैं, तो इधर कार्बन देख लेते हैं। कार्बन रिएक्टेंट में कितना और प्रोडक्ट में कितना, ठीक है ना? तो कार्बन रिएक्टेंट में कितना है? X, और प्रोडक्ट में कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे X। देखो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो हाइड्रोजन देखें तो रिएक्टेंट में कितना है? Y, और प्रोडक्ट में कितना है? 2। तो हम 2 में कुछ P मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये Y हो जाए। तो अब ये P क्या आएगा? Y/2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने किया क्या है, ये Y/2 कैसे आया? यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? Y। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? Y, और प्रोडक्ट में कितना है? 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो बराबर हो जाए किसके? Y के। तो हमने इसको P मान लिया, तो वो P क्या आया? Y/2। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए हमने यहाँ पर Y/2 कर लिया। अब देखो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो इधर ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इधर ऑक्सीजन है 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है इस कंपाउंड में? 2 into X, और इधर कितना है? Y/2। तो ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 में कुछ लेट से Q मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो 2X + Y/2 के बराबर हो जाए। तो वो Q क्या आएगा? वो आएगा X + Y/4। तो ये अपना हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। X + Y/4 gives X, मतलब CXHY + X + Y/4O2 gives XCO2 and Y/2 H2O। सो मैं फिर से समझा देता हूँ हमने बैलेंसिंग कैसे किया। देखो बैलेंसिंग का मतलब है कि जितने आइटम्स इधर हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने ही आइटम्स इधर भी होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, है ना? जैसे कि इधर देखो क्या है, इधर है कार्बन, कार्बन इधर है X और इधर है 1 है। तो हमने क्या किया, हमने X मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ताकि अब दोनों तरफ बराबर हो जाए। इधर हाइड्रोजन Y है और इधर 2 है, तो हमने क्या किया, 2 में हम कुछ P मल्टीप्लाई करते हैं ताकि Y के बराबर हो जाए, और वो P क्या आ रहा है? Y/2। देखो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, और इधर कितना है? 2 into X + Y/2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक पैरामीटर अज्यूम कर लिया Q, ताकि हम 2 में Q मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो वो Q क्या आएगा? Q आएगा X + Y/4। तो हमने ये लिख दिया है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ फ्रेश में। देखो अपने पास था CXHY + O2 फॉर्म्स CO2 + H2O, ठीक है। तो अब देखो इधर X है और इधर 1 है, कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हमने X मल्टीप्लाई कर दिया। इधर Y है और इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे? Y/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन इधर कितना है? इधर है 2, और इधर कितना है? 2X + Y/2। तो इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे पैरामीटर Q, तो Q क्या आएगा? X + Y/4। तो हमने लिख दिया X + Y/4। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे क्वेश्चन है, राइट combustion reactions for the burning of following hydrocarbons, for the burning of following hydrocarbons। तो अब देखो सीधा सा है, तुम्हें लिखना है मीथेन के लिए। तो मीथेन के लिए X क्या है? CX होता है 1,
और y क्या है 4। तो हम क्या लिखेंगे CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 gives x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH4 x प्लस y बाई 4 यानी 1 प्लस 4 बाई 4, ये आ गया 2, ये आया CO2 और ये कितना आएगा 2H2O। तो ये हो गया हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली हम कुछ और केसेस के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे यदि हमें कंबशन लिखना पड़े C3H8 के लिए या फिर हमें लिखना पड़े C4H12 के लिए, तो हम उनके लिए भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे C3H8 के लिए, इसके लिए x क्या है 3 है और y क्या है 8 है। इसके लिए x क्या है 4 है और y क्या है 12 है। तो हम क्या करने वाले हैं CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 will give us x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। ठीक है ना, तो अभी हम क्या लिखेंगे C3H8 x प्लस y बाई 4 क्या आया 5 और ये क्या आया 3 CO2 और ये 4 H2। उसी तरह इसके लिए क्या करेंगे C4H12 x प्लस y बाई 4 कितना आ जाएगा बताओ, 4 प्लस 12 बाई 4 कितना आएगा 7 आएगा ना। तो ये आएगा क्या 4 CO2 प्लस 6 H2O। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी केसेस लिख सकते हैं, जैसे C6H6 x 6 है और y भी 6 है। तो हम क्या लिखेंगे C6H6 x प्लस y बाई 4, इस बार क्या आएगा, ये आएगा 6 प्लस 6 बाई 4 7.5 यानी 15 बाई 2। ये क्या आएगा 6 CO2 प्लस 3 H2O। इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या C5H12 के लिए x क्या है 5 है और y क्या है 12 है। ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो C5H12 में क्या आ जाएगा x प्लस y बाई 4 कितना आएगा, x 5 है और 12 बाई 4 3 होता है, तो हो जाएगा 8 O2। ये क्या देगा 5 CO2 प्लस 6 H2। तो इस तरह से अपन ये बैलेंसिंग कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कर लेते हैं कंबशन कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट कंबशन, देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो उसमें इस तरह से लिखते हैं CH2 मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर के साथ, तो सीधा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसको ऐसे लिख सकते हैं CxH2O होल y या फिर CxH2OI सॉरी H2I और OI, या फिर ऐसा सीधा लिखते हैं CxHyOZ। यहाँ पर XYZ कुछ भी हो सकता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसका अपने को कंबशन कराना है CxHyOZ। ठीक है, और ये रिएक्ट करेगा O2 के साथ और फिर से क्या बनाएगा CO2 और H2। ठीक है ना, तो इस बार हमें वही करना है। इधर देखो रिएक्टेंट कर लेते हैं एक तरफ और एक तरफ बता देते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो कार्बन जो है रिएक्टेंट में कितना है x और प्रोडक्ट में कितना है 1, तो हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर y है और इधर क्या है 2, तो हम 2 में कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं p ताकि हो जाए y, तो p क्या आएगा अपना y बाई 2। आई होप यहाँ तक तो सबको समझ में आई होगी कि हमने कैसे बोल दिया कि ये p y बाई 2 होगी। ठीक है, तो हमने कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, इधर देखो Z प्लस 2 और इधर कितना है 2x प्लस y बाई 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट नहीं तो इसमें डाल देते हैं, हमारे लिए आसान होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। तो वहां पर सपोज हमने कुछ t ले लिया तो हम ताकि इसके बराबर कर देंगे, तो Z प्लस 2t इज 2x प्लस y बाई 2। तो t कितना आएगा, t आएगा x प्लस y बाई 4 माइनस z बाई 2। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ हमने किया कैसे है। देखो रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, रिएक्टेंट में कार्बन है x और प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, प्रोडक्ट में है 1। तो हमने यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कार्बन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। हम यदि आगे बढ़े तो हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन है y और इधर कितना है 2। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन लिख दिया p ताकि ये बराबर हो जाए, तो ये p क्या आएगा y बाई 2 आएगा। अब देखो इधर क्या है ऑक्सीजन Z और इधर 2,
तो z प्लस 2 और इधर कितना था 2x और इधर y/2, तो हमने कुछ t लिया ताकि दोनों को बराबर कर दें, तो t अपना क्या आया x प्लस y/4 माइनस z/2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसको लिखते रहना है। तो फाइनली अपना ये रिलेशन क्या आया, cx/hy/oz प्लस x प्लस y/4 माइनस z/2o2 gives xCO2 प्लस y/2h2o, ठीक है, gives xCO2 प्लस y/2h2o। अब इसमें कुछ कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज का कंबशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे x क्या है 6 है, y क्या है 12 है और z क्या है 6 है, तो हम लिखते हैं C6H12O6। अब देखो 6 प्लस 12/4 माइनस 6/2 O2 will give us 6 CO2 प्लस 6 H2। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12/4, तो ये तो 6 ही रह जाएगा, 12/4 3 और ये 6/2 भी 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6O2, ठीक है, gives 6 CO2 प्लस 6 H2। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से हम C12H22O11 जिसको शुगर बोलते हैं, तो शुगर का कंबशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 22/4 माइनस 11/2 O2 will give us 12 CO2 प्लस 11 H2O। तो देखो 22.4 ये आएगा 11/2, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला C12H22O11 प्लस 12 O2 gives 12 CO2 प्लस 11 H2। देखो ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किए हैं, वो दो केसेस आपको याद रखने हैं। जैसे आपको बैलेंसिंग नॉर्मल तो आती होगी, बट हमने जो दो केसेस डिस्कस किए वो भी काफी मिलेंगे क्वेश्चन, तो तुम्हें ये भी याद रखना है। एक तो कंबशन किसका, हाइड्रोकार्बन का, और दूसरा किसका कंबशन, दूसरा कंबशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का। तो अपने पास ये दो बैलेंस रिलेशंस बिल्कुल याद रहने चाहिए। तो बैलेंस रिलेशंस क्या है, CXHY प्लस x प्लस y/4 O2 gives xCO2 प्लस y/2H2O। ये किसके लिए था अपना, ये था हाइड्रोकार्बन के लिए, राइट, और ये किसके लिए है CXHYOZ प्लस x प्लस y/4 माइनस z/2O2 gives xCO2 प्लस y/2H2O। ये है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। तो आई होप ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलो प्रॉपर आ जाते हैं स्टोइशियोमेट्री पे। तो देखो हमने बेसिक चीजें स्टोइशियोमेट्री में क्या देखी है कि हमें तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में अपन क्या बात किए थे, अपन बात किए थे कि हम मास एनालिसिस कर सकते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, मोल एनालिसिस कर सकते हैं। बट बेसिक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए, हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस पे ही जो है हम लोग कर सकते हैं। तो अब जैसे लेट अस स्टार्ट, जो अपना पहला एनालिसिस है दैट इज मोल एनालिसिस। देखो मोल एनालिसिस कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट का मोल दिया होगा और तुम्हें प्रोडक्ट का मोल बताना होगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, जैसे अपने पास एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 5D। यहाँ क्या है, यहाँ पे A B ये रिएक्टेंट है, C D क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। A B रिएक्टेंट है और C D क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें सबसे पहले मोल का मोल देख लेते हैं कि मोल्स कितने हैं। यहाँ पे 2A मतलब 2 मोल A 3 मोल B के साथ रिएक्ट करके 4 मोल C और 5 मोल D बनेगा एज पर दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम लोग तो पहले मोल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे हम इनकी मास भी लिख सकते हैं, तो मास कैसा होगा, देखो इसका यदि मोलर मास हम Ma बता रहे हैं तो 2 मोल का मास क्या आएगा 2 into Ma, 3 मोल का मास क्या आएगा 3 into Mb,
इसका 4 इंटू एम सी और इसका 5 इंटू एम बी। यहाँ पे एम ए, एम बी, एम सी और एम डी क्या है? ये है मोलर मास। मोलर मास किसका? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के मोलर मास है। ठीक है, अब देखो हमें तो मोल मोल एनालिसिस करना है, यानी इसका 2 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यदि 2 मोल 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 4 जो है वो 6 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, 8 जो है वो इसके 12 के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका 2x मोल इसके 3x मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 4x और इसका 5x मोल बनाएगा। देखो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आई होगी कि 2 जो है वो 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और उससे 4 और 5 बना रहा है। यदि हम x लेते हैं तो 2x जो है वो 3a के साथ रिएक्ट करेगा और 4x बनेगा और d का 5x बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x को 3 से डिवाइड कर देंगे, 4x को 4 से डिवाइड कर देंगे और 5x को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? x x x x। देखो हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमें एक रिलेशन मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा डिफाइन करते हैं ए नॉट। ए नॉट क्या है? ए नॉट बी नॉट क्या है? मोल्स ऑफ ए एंड बी रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए एंड बी रिएक्टेड। सी नॉट डी नॉट क्या है? मोल्स ऑफ सी एंड डी फॉर्म्ड। जैसे इस केस में इसको अपन 2x और इसको 3x बता सकते हैं और इसको 4x और 5x बता सकते हैं। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, ये और रिलेशन से अब आई होप समझ गए होंगे सब लोग। इसका एक एग्जांपल देते हैं, उससे और क्लियर हो जाए। जैसे अपने पास ए ऐसा कुछ है, ए प्लस बी फॉर्म्स सी प्लस डी। समझ में आ रही बात? अब देखो हमें करना क्या है, हमें तो मोल मोल एनालिसिस करना है ना, मोल मोल एनालिसिस। और यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल दो। ठीक है, अब देखो इसका ए मोल इसके बी मोल के साथ रिएक्ट करके, हम लोग मोल की बात कर रहे हैं, इसका सी मोल और इसका डी मोल बनाएगा। ठीक है, तो इसका AX इसके BX के साथ रिएक्ट करके इसका CX और इसका DX बनाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम AX को A नॉट डिफाइन कर देते हैं, BX को B नॉट डिफाइन करते हैं यानी A और B के कितने मोल रिएक्ट किए, CX को हम लोग डिफाइन करते हैं C नॉट यानी C का कितना मोल बना, और DX को डिफाइन करते हैं D नॉट। तो हमें क्या मिलेगा? A नॉट अपॉन A इज इक्वल टू B नॉट अपॉन B इज इक्वल टू C नॉट अपॉन C इज इक्वल टू D नॉट अपॉन D। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। तुम इसको देख सकते हो, ax by a क्या आएगा? x आएगा, bx by b क्या आएगा? x आएगा, cx by c क्या आएगा? x आएगा, और dx by d क्या आएगा? x आएगा। तो इससे अपन सीधा सा, इसमें कोई अब दिमाग लगाना ही नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब जैसे क्या है, देखो तुम्हारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, 3a प्लस 4b गिव्स 5c प्लस 11d। अब यदि इसके मोल्स a नॉट है जो रिएक्ट किए, इसके जो रिएक्ट किए वो b नॉट, इन दोनों के जो बने वो c नॉट और d नॉट। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं? a नॉट बाई 3 इज इक्वल टू b नॉट बाई 4 इज इक्वल टू c नॉट बाई 5 इज इक्वल टू d नॉट बाई 7। सिमिलरली 2a प्लस b गिव्स 7c प्लस 9d का रिलेशन क्या बनेगा इस केस में? a नॉट बाई 2 b नॉट बाई 1 c नॉट बाई 7 d नॉट बाई 9। आई होप ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया गया, 11 by 7a by 9 by 13b 21 by 39c plus 71 by 178d। इस केस में भी तुम लगा सकते हो a नॉट डिवाइड बाई 11 by 7 इक्वल टू b नॉट डिवाइड बाई 9 by 30 इज इक्वल टू c नॉट डिवाइड बाई 21 by 39 इज इक्वल टू d नॉट डिवाइड बाई 71 by 178। तो इस तरह के रिलेशंस जो है वो हम बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारे पास ये सीधा सा रिलेशन है
कि A प्लस B गिव C प्लस D यदि अपने पास रिएक्शन है तो A नॉट बाई ए नॉट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, इज इक्वल टू B नॉट बाई B नॉट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रिएक्टेड, इज इक्वल टू C नॉट बाई C नॉट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म, इज इक्वल टू D नॉट बाई D। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव 7C प्लस 9D। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स of D will be formed from 4 moles of B। तो अब इसका मतलब तुम्हें B नॉट दे रखा है 4 और तुमसे D नॉट पूछ रहा है क्या हो। तो सीधा सा करना क्या है, B नॉट बाई B यानी 3 इज इक्वल टू D नॉट बाई 9। तो B नॉट क्या दे रखा है, B नॉट दे रखा है 4, तो 4 बाई 3 इज D नॉट बाई 9। तो D नॉट क्या है, सीधा सा आ गया D नॉट 12। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि D नॉट जो है वो 12 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अपन दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि हाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C formed from 4 moles of B। तो अब देखो क्या है, B नॉट बाई 4 इज इक्वल टू C नॉट बाई 7। तो अब 4 मोल B नॉट बाई 3 होगा, है ना। तो 4 बाई 3 इज इक्वल टू C नॉट बाई 7। तो C नॉट क्या आया, C नॉट आया 28 बाई 3। तो ये बहुत सिंपल रिलेशन है, हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि रिलेशन है 7 बाई 11A प्लस 27 बाई 34B फॉर्म्स 2 by 9C plus 11 by 17D। तो क्वेश्चन है how many moles of A will react with 27 moles of B। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें रिलेशन यूज करना है कि B नॉट तुम्हें क्या दिया है, B नॉट दिया है 27। अब पूछ रहा है कि A नॉट क्या आएगा, तो A नॉट निकालना है। तो A नॉट डिवाइडेड बाई 7 बाई 11 इज B नॉट डिवाइडेड बाई 27 बाई 34। तो अब ये क्या आ जाएगा, A नॉट इंटू 11 बाई 7 इज इक्वल टू 34। तो सीधा A नॉट क्या आया, 34 इंटू 7 बाई 11। तो अब कैसे भी नंबर्स दिए हो, अपने पास एक बेसिक सा रिजल्ट है A प्लस B यदि दे रहा है C प्लस D तो अपने पास एक रिजल्ट है A नॉट बाई A इज इक्वल टू B नॉट बाई B इज इक्वल टू C नॉट बाई C इज इक्वल टू D नॉट बाई D। ठीक है, तो चलो अभी कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 फॉर्म्स 2NH3। देखो यदि बैलेंस नहीं किया हुआ होगा रिएक्शन में तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा खुद से। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 will be formed from let's say 7 moles of H2। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको यदि B नॉट बोल दें और इसको C नॉट बोल दें तो हमें पता है B नॉट बाई 3 इज इक्वल टू C नॉट बाई 2 और हमें B नॉट कितना दिया है, 7 दिया है। तो 7 बाई 3 इज इक्वल टू C नॉट बाई 2। तो C नॉट क्या आया, 14 बाई 3 यानी 14 बाई 3 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन will be required for combustion of
1 मोल ऑफ प्रोपेन। देखो प्रोपेन होता है C3H8, ठीक है ना। तो अब C3H8 में यही रिलेशन लगेगा, CXHY जो था प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 विल गिव यू X CO2 प्लस Y बाई 2 H2O। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा। तो अपने पास है C3H8, X प्लस Y बाई 4 क्या आएगा, 3 प्लस 8 बाई 4 O2, ये क्या देगा 3 CO2 प्लस 4 H2O। तो अब ये क्या आया, C3H8 प्लस 5 O2 gives 3 CO2 प्लस 4 H2O। तो अब इसका 1 मोल यदि A0 तुम्हें 1 दिया है तो तुम सीधा सोच सकते हो A0 by 1 is B0 by 5, तो कितना लगेगा B0 5 लगेगा। तो ये तो बहुत इजी है। उसी तरह से मुझे और भी पूछेगा चीजें तो तुम बता सकते हो कि CO2 कितना बनेगा, H2O जो है वो कितना बनेगा। अब देखो क्या है, इन द फॉलोइंग series of reactions calculate the moles of F form। अब देखो क्या है तुम्हारे पास, A प्लस B फॉर्म्स 2C प्लस 3D। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 2C रिएक्ट कर रहा है G के साथ और बना रहा है 4K प्लस 5L। नाउ 4K जो है वो रिएक्ट कर रहा है 7Q के साथ, ठीक है, और बना रहा है 8/9F प्लस P। अब यहां पर क्या दिया है, गिवन B0 is equal to let's say 1 and A0 is equal to 1। ठीक है, A0 B0 दिया है तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे ये आपको 1 मोल दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इससे F कितना बनेगा, तो देखो अपने पास ये 3 बार लगानी पड़ेगी रिलेशन, है ना। तो देखो यहाँ पे C रिएक्टेंट है और यहाँ भी C कॉमन है और यहाँ K है, यहाँ K कॉमन है, तो हम इससे ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर हम इससे ये निकाल लेंगे और फिर इससे जो है हम ये निकाल लेंगे। तो हमें 3 बार लगाना पड़ेगा। हम A0 से C0 निकालेंगे, फिर यहाँ इसको रखेंगे और फिर से K0 निकालेंगे, फिर यहाँ इसको रखेंगे, इससे F0 निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे करते हैं। तो अब पता है हमें 1/1 इज इक्वल टू C0/2। तो यहाँ पे C0 के 2 मोल बन गए। अब यहाँ पे C0 का 2 मोल है, तो 2/2 इज इक्वल टू K0/4। तो K0 का कितना मोल बना, K0 का मोल बना 4। अब ये कितना है, 4 मोल। तो अब ये क्या लिखेंगे, 4/4 इज इक्वल टू F0 अपॉन 8/9। तो ये क्या आया, F0 आ गया अपने पास 8/9। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल A से F0 का 8/9 मोल बन रहा है। देखो हमने किया कैसे बच्चों, देखो A से बन रहा था C और C ही यहाँ रिएक्ट करके K बना रहा था और K फाइनली F बना रहा था, तो हमने इनके लिए रिलेशंस लगा दी। तो आज देखो बच्चों हमने बेसिक स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट किया है। आपको करना क्या है, बेसिक स्टोइचियोमेट्री के ऊपर, मोल एनालिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही।